ऐतिहासिक शांति वार्ता आधिकारिक रूप से विफल हो गई है और किसी भी क्षण भारी सैन्य तनाव बढ़ सकता है। 21 घंटे की बातचीत के बाद उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस बाहर चले गए हैं। अब कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद तनाव बढ़ चुका हो। आइए जाने क्या हुआ और कहां गलतियां हुई। जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे, शुक्रवार रात और लगभग पूरे शनिवार को बातचीत हुई। फिर एक ब्रेक हुआ और हमें रिपोर्ट्स मिली कि दोनों पक्षों को बस आराम की जरूरत है और वे अगली सुबह फिर से बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन फिर उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा खुलासा किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बातचीत में जो कमियां थीं वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थीं। उन्होंने कमाल का काम किया और हमारी व ईरानियों की मदद की ताकि हम समझौते तक पहुंच सकें। हम अब 21 घंटे से इस पर लगे हुए हैं और हमने ईरानियों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं और मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए अमेरिका की तुलना में कहीं ज़्यादा बुरी खबर है। तो हम बिना किसी समझौते के संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, किन बातों पर हम उनके लिए लचीलापन दिखाने को तैयार हैं और किन बातों पर हम तैयार नहीं हैं। और हमने इसे जितना संभव हो सके उतना स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने हमारे शर्तों को स्वीकार न करने का फैसला किया है। बातचीत के दौरान ये पता नहीं चल रहा था कि वह कैसे आगे बढ़ रही है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक संकेत लगा। मुझे लगा वे प्रगति कर रहे हैं, इसलिए जानकारी बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन हमें इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी लीक जरूर मिली और उनमें से एक लीक यह बता रही थी कि बातचीत कई दिनों तक चलती रहेगी। असल में पाकिस्तानी अधिकारी तो बातचीत शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत सोमवार तक चलेगी, शायद मंगलवार तक भी। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 30 मिनट पहले ईरानी सरकार ने कहा, हम रात के लिए ब्रेक ले रहे हैं, रविवार को बातचीत फिर शुरू होगी। और यही वजह है कि मैं ईरानी मीडिया की कोई भी खबर रिपोर्ट करने से बचता हूं, क्योंकि 99.9% मामलों में वे बस बातें बना रहे होते हैं। इस ईरानी बयान के 30 मिनट बाद वेंस ने कहा कि ईरान अमेरिका की किसी रेड लाइन को नहीं मान रहा, इसलिए बातचीत रुक गई। इसके बाद सभी तुरंत हरकत में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही 15 मिनट में दोनों पक्ष एयरपोर्ट के लिए रवाना होकर उड़ान भर चुके थे। हमारे पास बातचीत में क्या गलत हुआ इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जे.डी. वेंस ने कुछ सवालों के जवाब दिए। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यहाँ मना कर दिया। क्या आप हमें इसे थोड़ा समझाने में मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं पूरी जानकारी साझा नहीं करूंगा क्योंकि मैं सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता जब हमने 21 घंटे निजी में बात की है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि हमें एक स्पष्ट प्रतिबद्धता देखनी है कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और वे ऐसे उपकरण हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे जो उन्हें जल्दी से परमाणु हथियार बनाने में सक्षम बना दें। यही अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य उद्देश्य है जिसे हमने इन वार्ताओं से हासिल करने की कोशिश की है। फिर से कहूँ तो उनका परमाणु कार्यक्रम जैसा भी है, उनके पास जो संवर्धन सुविधाएं पहले थी उन्हें नष्ट कर दिया गया है। लेकिन मुख्य सवाल है, क्या हम ईरानियों की ओर से परमाणु हथियार ना बनाने की ठोस प्रतिबद्धता देखते हैं? सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ 2 साल बाद भी नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए। अब तक ऐसा नहीं दिखा है, उम्मीद है आगे दिखेगा। अब कुछ लोग तर्क देंगे कि ईरान पहले ही कह चुका है कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सिर्फ इतना नहीं चाहता। इसका कारण है कि ईरान पहले ही साबित कर चुका है कि वे जनता से झूठ बोलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन फिर भी 60% तक यूरेनियम समृद्ध कर रहे थे। सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए इतना समृद्धिकरण नहीं होता। आप इसे तभी समृद्ध करते हैं जब आप परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका ईरान पर अपने देश में शून्य समृद्धिकरण स्वीकार करने का दबाव डाल रहा है। युद्ध से पहले अमेरिका ने ईरान को परमाणु संयंत्रों के लिए मुफ्त असीमित समृद्ध यूरेनियम देने की पेशकश की थी। इसका मतलब था कि ईरान को कुछ भी खरीदना या बनाना नहीं पड़ता। अमेरिका पूरा खर्च उठाने को तैयार था, बस ईरान को अपने देश में संवर्धन सुविधा नहीं बनानी थी। कोई भी तर्कसंगत देश जो सिर्फ नागरिकों के लिए परमाणु ऊर्जा चाहता है इस सौदे को मान लेता, क्योंकि इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर बड़ी छूट थी। लेकिन नहीं, ईरान ने मना कर दिया और इसका कारण काफी सीधा है।
ईरान संवर्धन परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं चाहता। वे दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए इसे चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यूरेनियम 60% तक संवर्धित किया है और इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका दबाव यही है कि ईरान कहता है हमें जो चाहिए दो, वरना हम परमाणु बम बनाएंगे। इसी वजह से युद्ध शुरू हुआ। अब जब युद्ध जारी है, अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है। शून्य संवर्धन। संभव है कि अमेरिका ईरान से 400 किलोग्राम या 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम भी छोड़ने को कह रहा है, जिसे ईरान ने किसी परमाणु स्थल में छुपा रखा है। यहीं पर नजरिया मायने रखता है। अमेरिका नहीं मानता कि वह यह युद्ध हार रहा है और ईरान भी नहीं मानता कि वह यह युद्ध हार रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता और अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरानी नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है और वे अपने हवाई क्षेत्र पर भी नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन इसके बावजूद ईरानी अधिकारी अभी भी नहीं मानते कि वे यह युद्ध हार रहे हैं और यही वजह है कि वे इस युद्ध के शुरू होने से पहले की तुलना में अपना रुख बदलने को तैयार नहीं हैं। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि कम से कम इस मुद्दे पर बातचीत करना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब जाहिर है, जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे, यह एकमात्र विवाद का मुद्दा नहीं है, और भी मुद्दे हैं। अब सुनते हैं कि वैंस ने और कौन से सवालों के जवाब दिए। ये छोटे हैं, इसलिए पूरी बात सुनिए। जेन, क्या किसी चीज की रूपरेखा थी? क्या ईरान की जमी हुई संपत्तियों का जिक्र हुआ और क्या आपने उन पर कोई निष्कर्ष निकाला? जेन, हमने उन सभी मुद्दों पर बात की और उससे आगे के कई मुद्दों पर भी चर्चा की, इसलिए वे बातें ज़रूर उठी। लेकिन फिर भी हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारे शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफ़ी लचीले थे, हम काफ़ी सहयोगी थे। राष्ट्रपति ने कहा था कि ईमानदारी से आकर समझौता करने की पूरी कोशिश करनी है। हमने यही किया और दुर्भाग्यवश हम कोई प्रगति नहीं कर सके। प्रेस्टन। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आपने बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से कितनी बार बात की? रिपोर्ट्स थी कि बातचीत के कई दौर हुए और उनके बीच में विराम भी हुए। उन दौरों के दौरान आपने राष्ट्रपति से कितनी बार बात की? और जब ये बातचीतें चल रही थीं और आपने कहा कि वे नाकाफी रहीं, उस समय वो आपसे क्या कह रहे थे? हाँ, हम लगातार राष्ट्रपति से बात कर रहे थे। शायद पिछले 21 घंटे में आधा दर्जन या दर्जन भर बार उनसे बात की। हमने एडमिरल कूपर, पीट, मार्को और पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से भी बात की। स्कॉट बेसन से हमने कई बार बात की। हम लगातार टीम से जुड़े थे क्योंकि बातचीत पूरी ईमानदारी से हो रही थी और हम यहाँ से एक बहुत ही सरल प्रस्ताव के साथ जा रहे हैं, एक समझौते की विधि जो हमारा अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव है। अब देखेंगे कि ईरानी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। धन्यवाद। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 4.5 मिनट का था। मुझे लगता है ये अब तक की सबसे छोटी उपराष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। अंत में वैंस ने पुष्टि की कि अमेरिका अपनी नई शर्तों में काफी लचीला था। मेरा अनुमान है कि यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ा है। बातचीत की शुरुआत से अब तक बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिकी मांगे काफी नरम हो गई है। मेरा मतलब यही है। शुरुआत में अमेरिका ईरान से पूरा बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम छोड़ने की मांग कर रहा था। कल की बातचीत से पहले हालिया प्रस्ताव में अमेरिका ने ईरान को सीमित बैलिस्टिक मिसाइल रेंज और संख्या के साथ कुछ कार्यक्रम रखने की अनुमति दी और मेरा अंदाजा है कि कल अमेरिका ने शायद उनके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी और भी ज्यादा रियायतें दी होंगी, क्योंकि आखिरकार शायद यही एक बिंदु है जहां अमेरिका सोचता है कि अगर हम उन्हें कुछ दें तो शायद वे हमारी दूसरी मांगे मानने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन लगता नहीं कि ईरान तैयार है। अमेरिका की मांगे भी शुरू से लगभग वैसी हैं। अमेरिका शून्य संवर्धन की मांग कर रहा है, संवर्धित यूरेनियम वापस लौटाने की बात कर रहा है और निश्चित रूप से प्रॉक्सी समूहों को कोई फंडिंग नहीं देने की शर्त रख रहा है। अब आखिरी मांग के बारे में ही हमारे पास वास्तव में कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि अमेरिका ने प्रॉक्सी वाली मांग को लेकर कोई रियायत दी है या नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि हमें इसका पता रविवार को चल जाएगा। अभी शनिवार सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ वैंस की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प ये था कि वैंस ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर टिप्पणी नहीं की। हमें पता है कि इस पर चर्चा हुई थी क्योंकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने बयान में इसकी पुष्टि की थी। अब बयान में जाने से पहले जो भी नए लोग हैं उन्हें याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वास्तव में एल्गोरिदम में हमारी मदद करता है और साथ ही आपको हमारे भविष्य के वीडियोस देखने में भी मदद करता है।
इससे आपको एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि वो आपके होम स्क्रीन पर वीडियो दिखाए। अब चलिए इस बयान को देखते हैं। यह काफी लंबा है और इसमें लगभग कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी इसमें ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन असल में कोई जानकारी नहीं देता। लेकिन चौथे पैराग्राफ में वो बताते हैं कि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी था। अब हम जानते हैं कि ईरान जलडमरू मध्य को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन खाड़ी के अरब देश और अन्य देश इससे सहमत नहीं होंगे। सऊदी टैंकर ईरान को टोल क्यों देंगे जब सऊदी अरब ठीक दूसरी तरफ है? कतर, कुवैत या इराक के टैंकर ईरान को टोल क्यों देंगे? इसका कोई मतलब नहीं बनता। और जानते हो क्या, खुद ईरान भी ये बात जानता है। संभवतः वे अस्थायी नियंत्रण या कुछ लाभ चाहते हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका युद्ध का मुआवजा नहीं देगा। तो वे उम्मीद कर रहे हैं कि यह टोल बूथ वाला आइडिया उनके लिए कुछ पैसे वापस कमाने का तरीका है, ताकि वे नुकसान की भरपाई कर सके या शायद उन बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत चुका सके जो इस युद्ध के दौरान नष्ट हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत शक है कि ईरान को इस मामले में वास्तव में कुछ भी मिलने वाला है। शायद इसलिए वैंस ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया या इससे जुड़ी जानकारी नहीं दी। और अंदाजा लगाइए, अगर युद्ध के बाद भी ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खतरनाक बनाए रखता है, तो उसका कई देशों, जिनमें खाड़ी देश भी हैं, से युद्ध हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जेडी वैंस ने बताया, अब ईरान के पास अमेरिका का प्रस्ताव और अमेरिका की रेड लाइनें हैं। वे इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है कि अब युद्ध शुरू हो गया है, या इसका मतलब है कि हम 2 हफ्ते की अवधि का इंतजार करेंगे जब संघर्ष विराम खत्म होगा और फिर युद्ध शुरू होगा? क्योंकि ये शायद उन सभी ईरानी नेताओं के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है जो इन वार्ताओं में आए थे। मुझे लगता है अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और ड्रोन ईरान पहुंचते ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ध्यान रखें, हमने अली लाराजानी, ईरान के पूर्व वास्तविक नेता, को भी ऐसे ही पकड़ा था। वह शायद उस बड़े कुर्द परेड के लिए बाहर आए थे। कुछ दिन बाद एक मिसाइल उसी जगह गिरी जहां वह छिपा था। अमेरिका ने उसकी गतिविधियां ट्रैक की क्योंकि वह बड़े परेड के लिए बाहर आया था। ईरानी नेताओं ने भी यही किया। वे छिपे थे पर बातचीत के लिए आए। वे अमेरिका की पेशकश स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अब अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां जान सकती हैं कि वे लोग कहाँ छिपेंगे। मुझे लगता है ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही होगी। अब कल एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। पेंटागन ने पुष्टि की कि अमेरिकी युद्धपोत वास्तव में होर्मुज जलडमरू मध्य में गए थे और फिर वापस आ गए। वे कुछ घंटे पर्शियन गल्फ में थे। हालांकि ईरानी बलों ने अमेरिकी युद्धपोतों को चेताया कि हम हमला करेंगे। अमेरिका ने उनकी धमकी को नजरअंदाज किया और कुछ नहीं हुआ। हमने इसे कल कवर किया था। अब हमारे पास और भी विवरण हैं। हमें पता है कि अमेरिकी युद्धपोतों और ईरानी बलों के बीच क्या बातचीत हुई थी। हमारे पास उनके सटीक उद्धरण हैं। तो आइए देखते हैं। जब एक अमेरिकी जहाज अंदर जा रहा था तो ईरानी बलों ने एक विध्वंसक को रेडियो पर संदेश भेजा और कहा, यह आखिरी चेतावनी है, यह आखिरी चेतावनी है। तब अमेरिकी जहाज ने जवाब दिया, आवागमन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। आपको कोई चुनौती नहीं दी जा रही है और मैं सरकार के युद्ध विराम नियमों का पालन करूंगा। मुझे लगता है कि ईरानी बलों ने अमेरिकी इतिहास पढ़ा था, इसलिए वे जानते थे कि अमेरिकी युद्धपोत पर हमला युद्ध को ऐसे स्तर तक बढ़ा देता जिसे ईरान सहन नहीं कर सकता था। ईरान के पास अमेरिकी युद्धपोत डुबोने की क्षमता नहीं है। वह सिर्फ नागरिक जहाजों को नष्ट कर रहा था जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकी युद्धपोत के साथ ऐसा संभव नहीं था और ईरान यह जानता था। इसी वजह से असल में कुछ भी नहीं हुआ। सेंट्रल कमांड ने यात्रा की पुष्टि के साथ बताया कि पानी के नीचे ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें हटाना शुरू कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए सुनिए। यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन किसी भी ईरानी बारूदी सुरंग की तलाश कर रहे हैं, साथ ही एक साफ और सुरक्षित रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पानी के नीचे ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य को खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान को शायद पता नहीं कि शासन ने बारूदी सुरंगें कहां गिराई हैं। सेंटकॉम ने लिखा है, आज हम एक नया मार्ग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और हम जल्द ही इस सुरक्षित रास्ते को समुद्री उद्योग के साथ साझा करेंगे ताकि व्यापार का मुक्त प्रवाह प्रोत्साहित किया जा सके।
मंगलवार के संघर्ष विराम के बाद से 1 दर्जन से अधिक जहाज इस जलडमरू मध्य से गुजरे हैं, जो सामान्य संख्या से काफी कम है। ईरान की नाकाबंदी से कई वैश्विक समस्याएं हुई, जिसमें जेट ईंधन की कमी भी है। राष्ट्रपति ट्रंप तो यहां तक कोशिश कर रहे हैं कि खाली टैंकरों को अमेरिका लाया जाए। उन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से खाली तेल टैंकरों की भारी संख्या, जो दुनिया के सबसे बड़े टैंकरों में से हैं, इस समय अमेरिका की ओर जा रही हैं, ताकि वे दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध तेल और गैस भर सकें। हमारे पास अगली 2 सबसे बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर उससे भी ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता का तेल है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ काम जल्दी होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। मैं आपको सभी टैंकरों का नक्शा दिखाना चाहता हूं जो अमेरिका जा रहे हैं। देखें, एक लाइन एशिया से अफ्रीका होते हुए अमेरिका की ओर जा रही है। इनमें से सभी अमेरिका की ओर जा रहे हैं और इनमें से कुछ वास्तव में यहाँ ह्यूस्टन आ रहे हैं ताकि अमेरिकी तेल ले सके और उसे वापस एशियाई देशों में ले जा सके। युद्ध से पहले करीब 90% तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से एशियाई देशों में जाता था। अब इन देशों के पास ज्यादा भंडार नहीं है, उन्हें लगातार तेल चाहिए और खाड़ी देशों से न मिलने पर वे अमेरिका से लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब बातचीत विफल हो गई है तो हमें नहीं पता होर्मुज जलडमरू मध्य कब खुलेगा, क्योंकि मामला सिर्फ अमेरिकी युद्धपोत के आने जाने तक सीमित नहीं है। ये निर्भर करेगा कि टैंकर कप्तान और कंपनियां होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा पर भरोसा करती हैं या नहीं, ताकि वे टैंकर भेज और वापस ला सके। जब तक उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता, होर्मुज जलडमरू मध्य मूल रूप से बंद ही रहेगा, भले ही ईरानियों के पास वास्तव में टैंकरों को डुबोने की कोई क्षमता न हो। तो यह एक ऐसी चीज है जिसका हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। मुझे लगता है रविवार को हमें और जानकारी मिलेगी कि वार्ता में क्या हुआ और अन्य विवादित मुद्दे कौन से थे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और जैसे ही मेरे पास कोई नई जानकारी आएगी मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कि ईरान जटिल है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। और यह कहानी 1979 से पहले शुरू होती है। यह इस्लामी क्रांति से भी पहले शुरू होती है। और अंदाज़ा लगाइए, क्या हमने सर्चिंग हिस्ट्री नाम से एक मल्टी पार्ट पॉडकास्ट सीरीज बनाई है जो पूरी कहानी बताएगी। यह कजार वंश से शुरू होती है जो 1900 के शुरुआती वर्षों में ईरान पर शासन करता था। पहले 2 एपिसोड्स अब आपके देखने के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आप हमारे पॉडकास्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऐप पर सर्चिंग हिस्ट्री सर्च करके हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं।